अब मैं चाहूँगा किसी बच्चे के कोई खास स्पेसिफिक सवाल हो तो वो डेफिनेटली मैं लेना चाहूँगा। सर जैसे कि यूपीएससी का सर बेस तैयार करते हैं, सर उसमें एनसीईआरटी का रोल कितना होता है कि हमें मतलब एनसीईआरटी से क्या कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए अभी जिस उम्र में आप हैं वहाँ पर तो एनसीईआरटी का रोल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने एनटीएससी की तैयारी की थी अपने टाइम पे, तो मैं तो क्लास 6 से ही एनसीईआरटीज़ पढ़ रहा था। अपार्ट फ्रॉम जैसे मेरा आईसीएसई बोर्ड था, फिर भी मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ता था। तो वो जो पढ़ने से जो समझ डेवलप होती है वो आपको ज़िंदगी भर डेफिनेटली काम आती है। तो अभी अगर आप इस उम्र में एनसीईआरटी शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो साइंस और सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, इन सारी की एनसीईआरटीज़ ला करके आप रेगुलरली पढ़ाई कर सकते हैं। और अभी नोट्स बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको समझने पे ज़रूर फोकस करें। मान लीजिए आपने एनसीईआरटी से कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा और वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो अब तो यूट्यूब है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो टॉपिक आप यूट्यूब पे डाल करके उससे जो भी रिलेटेड वीडियो है वो देख करके और उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो आई थिंक इस तरह से अभी आप एनसीईआरटी को फोकस कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। व्हाट्स योर मोटिवेशन इन एंटायर प्रिपरेशन जर्नी? Motivation, I would say, was that I already had a goal in mind, and my inner drive was that I have to achieve it. Motivation comes from two sources. One is internal, so that comes from how dearly you want that dream of yours to get fulfilled. And secondly, it comes from parents and the people around you. Because I see that whenever I see that smile on my father's face, it motivates me a lot to ensure that the smile remains consistent. So that is another source of motivation which was evident for me. Thank you. सर आईएएस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमें क्या चूज़ करना चाहिए जिससे हमें अच्छा स्कोर कर सके? ऑप्शनल के लिए मैं कहूँगा दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, पहले जो आपको ध्यान देनी चाहिए। पहला आपका इंटरेस्ट और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तभी आप उसको लंबे समय तक पढ़ पाएंगे, क्योंकि जैसे मेरी खुद की भी 3 साल से ज़्यादा की जर्नी है, लेकिन क्योंकि मुझे अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद था इसीलिए मैं लंबे समय तक उसको पढ़ पाया। और कॉन्फिडेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर मान लीजिए एक बार आपके मार्क्स ना आए ढंग के, तो आपको ये ना लगे कि मेरे को ऑप्शनल चेंज कर देना चाहिए, उसी ऑप्शनल में और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। और ये आपका तभी आएगा जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि यू कैन डू गुड इन दैट सब्जेक्ट। सर आईएएस में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों होते हैं, तो सर देखा जाए इंग्लिश में ज़्यादा सिलेक्शन होता है और हिंदी में इतना नहीं हो पाता। सर इसका क्या रीज़न है? देखिए इसके कुछ खास रीज़न है। एक बड़ा रीज़न तो ये भी है क्योंकि अधिकतर लोग इंग्लिश मीडियम से ही देते हैं, तो जब बैठने वाले लोग ही ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के तो सिलेक्शन भी ज़्यादा दिखेगा इंग्लिश मीडियम का। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेरे कई सारे जान पहचान के दोस्त हैं अभी भी जो मेरे साथ आईपीएस ट्रेनिंग में थे और जो हिंदी मीडियम के थे। तो डेफिनेटली एक फैक्टर नंबर्स का है, और दूसरा फैक्टर ये है कि इंग्लिश में मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, हिंदी की कोचिंग्स बहुत कम है और इसलिए उसका जो मटेरियल है वो भी बहुत कम रहता है। ऑल्दो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मटेरियल डेफिनेटली आपको चाहिए होता है। जैसे विजन ये सब के मटेरियल आपको कई बार मिल जाते हैं ऑनलाइन, जो कि इंग्लिश में होते हैं। अगर हिंदी में भी सेम मटेरियल अवेलेबल है तो आई थिंक डेफिनेटली यू कैन डू गुड विद दैट मटेरियल। थैंक यू सर। सर सोशल मीडिया की यूपीएससी का रोल? सोशल मीडिया देखिए दो धारी तलवार है, मैं कहूँगा। आपका टाइम खा भी सकती है और आपका टाइम यूटिलाइज भी करवा सकती है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मेरा जैसे एक माध्यम था कि पीयर ग्रुप के साथ कनेक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट माध्यम बन जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो दोस्तों से वीडियो कॉल ये सब पे डिस्कशन करना, इवन मॉक इंटरव्यूज़ टाइप के करना एक दूसरे के, तो वो एक माध्यम था। टाइम वेस्ट या रेजुविनेशन जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। जैसे कई बार मेरे को याद है मेरे भी दिन जाते थे जब मैं 1-1 घंटा रील स्क्रॉल करता रहता था इंस्टाग्राम पे। तो एक टाइम पे तो गिल्ट होता था, बट फिर लगता है कि एनीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। अगर बहुत ज़्यादा आप उस पर घुस नहीं जा रहे हैं तो इट कैन बी ए सोर्स ऑफ रेजुविनेशन, कि आपको एक जैसे मान लीजिए आप दिन भर पढ़ के बोर हो चुके हैं, तो अपने आप आपका माइंड फ्रेश करने का एक तरीका बन सकता है सोशल मीडिया का यूजेज, अगर वो लिमिटेड समय के लिए ही हो। बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो डेफिनेटली वो आपके पतन का कारण बन जाएगा। तो वो एक बैलेंस आपको बना करके चलना पड़ेगा। थैंक यू सर। सर हाउ डिड यू ओवरकम योर फियर? फियर्स, देखिए फियर के लिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी हो। सबसे पहला जो फियर आता है आपको अनसर्टेनिटी का आता है, कि आपको पता ही नहीं कि सामने क्या होने वाला है। तो उसके लिए पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कोई भी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, इन सब से अपने आप को रूबरू करें। वहाँ से ही आपका आधा से ज़्यादा फियर आपका डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ फियर होते हैं जो आपके इनहेरेंट होते हैं, जैसे कि कई बार लोगों को बोलने का फियर होता है तो वो इंटरव्यू में दिक्कत करता है, या कई बार बड़े एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो आप जैसे ही जाते हैं एग्ज़ाम में तो पहले 1-2 मिनट हाथ काँपते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
कि जितना ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करें, मॉक इंटरव्यू या इवन दोस्तों के साथ बैठ करके बोलने की प्रैक्टिस करें, तो वो आपको बोलने का डर हटाने में काम आएगा। एग्ज़ाम की कंडीशन में जा करके एग्ज़ाम देने का प्रयास करें। जैसे आप लोग कभी प्री बोर्ड ये सब होते हैं, तो वो एक तरह से सिमुलेशन होता है कि आप अपना जो भी फाइनल एग्ज़ाम देना है उसकी आदत डाल सकें अभी से। तो उस तरह की जो प्रैक्टिस होती है वो आपके मन में एग्ज़ाम का प्रेशर कम करती है। तो इस तरह से आप अपने अधिकतर जो डर हैं आपके, उन पे पार पा सकते हैं। सर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? स्ट्रेंथ तो मैं कहूँगा कि एक जो मेरे को लगती है कि मेरे को अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करना और उनसे सीखना अच्छा भी लगता है और मैं कर भी पाता हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग अपनी गलतियाँ ना देख करके दूसरे पर ब्लेम डालने लगते हैं कि इस बार तो पेपर ही ऐसा था इसलिए नहीं हो पाया, इस बार तो माहौल ऐसा था घर पे इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई। बट वो चीज़ों को दरकिनार करके मेरे पास ये था कि मैं अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनसे सीख पाता था। तो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग आई वुड कॉल माई स्ट्रेंथ। सर विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन यूपीएससी? मतलब 3 अलग स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आप किसका पूछना चाह रही हैं? इंटरव्यू। इंटरव्यू। तो इंटरव्यू देखिए 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं मेनली। एक आपकी नॉलेज नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस जो आपकी नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं। कि जैसे अगर आपने लिखा है कि मेरी हॉबी डायनासोर्स के बारे में पढ़ना है, तो फिर आपको डायनासोर्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो किस ज़माने में किस एरा में एग्जिस्ट करते थे, तो उसमें आप शांत ना रह जाएँ। तो एक वो आपकी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट वो लोग उस तरह से जज करते हैं आपके नॉलेज से। और दूसरा होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जैसे मेरे से पूछ दिया था इंटरव्यू में कि डू यू बिलीव इन घोस्ट्स, तो इसका कोई स्टैंडर्ड जवाब या आप प्रिपेयर करके नहीं जा सकते इस क्वेश्चन को। ये आपको वहीं पर ऑन द स्पॉट सोचना है और ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाएगा जब आप इसका आंसर देंगे। तो आई थिंक ये कुछ आयाम होते हैं जिन पे आपको जज किया जाता है। थैंक यू सर। वेलकम। Sir, how can we memorize the topic easily and long period for long period? तो मेमोराइज़ करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि आप ध्यान से पढ़ें, जब पढ़ रहे हैं तब उस चीज़ पे पूरा ध्यान रखें। अगर मान लीजिए 5 मिनट पढ़ा और फिर 5 मिनट ध्यान भटक गया तो वो चीज़ें याद रख पाना मुश्किल होगा। और दूसरी चीज़ होती है बार बार रिवाइज़ करना। लाइक यूपीएससी में इवन हज़ार पेजेस की किताबें होती हैं, उनको भी हमको 15 बार 20 बार पढ़ना पड़ता है। तो वो बार बार जब आप रिवाइज़ करते हैं तो अपने आप में आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती जाती है और आप उन चीज़ों को पिक करके और याद रखने लगते हैं। और एक थोड़ा स्ट्रेटजी का भी तरीका होता है कि जैसे आप अपनी बुक मान लीजिए वाले वो शुरुआत में 1000 पन्ने की थी, लेकिन धीरे धीरे आप उसको कंप्रेस करते जाएं। किस प्रकार? आपको नई किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी में पेंसिल से अंडरलाइन करें, फिर अगले रिवीजन में मान लीजिए पेन से गोला बना दिया इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस को, फिर अगले रिवीजन में हाईलाइटर चला दिया। तो इस तरह से आपकी जो बुक होती है वो कंसाइज होती जाती है। हर सब्सिक्वेंट रिवीजन के साथ आपको और कम कंटेंट पढ़ना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है कि आपका दिमाग एक ही शब्द से पूरा सेंटेंस याद रखने लगता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं आपको अपनी मेमोरी इम्प्रूव करने के। Thank you, sir. वेलकम। सर आप जब पढ़ते थे तब मतलब आप कितना टाइम लगा, मतलब आपका टाइम टेबल क्या था? अच्छा, तो मेरा टाइम टेबल इस प्रकार का था कि टारगेट बेस्ड मेरा ज़्यादा रहता था कि आज अगर मेरे को ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ख़त्म करने हैं तो उसमें चाहे 10 घंटे लगे 12 घंटे लगे, मेरे को करने हैं तो करने हैं, उस तरह का। और मेरा टाइम डिवीज़न भी इस प्रकार का रहता था कि सब्जेक्ट्स को भी इक्वली टाइम मिले। तो मैं जैसे सुबह उठ करके 7 बजे से फिर लगभग लंच टाइम तक इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट ब्रेक मैं जनरल स्टडीज़ पढ़ता था। फिर दोपहर में लंच के बाद डिनर तक मैं अपना ऑप्शनल पढ़ता था जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। और रात को मैं रखता था 1-1.5 घंटा उस सब्जेक्ट के लिए जो मेरे को खुद का वीकेस्ट पॉइंट लगता था, कि जो मेरे को लगता है कि मैं इसमें सबसे कमज़ोर हूँ, मैं उसमें एक्स्ट्रा टाइम दूंगा ताकि मैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो इस तरह से मैं अपना डेली रूटीन डिवाइस करता था। सर हम लोग बुक्स तो बहुत सारी पढ़ लेते हैं सर, बहुत सारी सेल्फ वीडियो, बट सर जब बात आती है कि उन जो हमने आइडियाज़ लिए उनको सर जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो सर वो नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब पढ़ लिया है उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन एज इन आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा? नो सर, जैसे कि सर हमें पता है कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने तो हम रिच होंगे, हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने तो हमारा डीप फोकस ऐसा होगा, पर जब बात आती है जब वो फोकस करने बैठते हैं तो वो फोकस होता है नहीं। हम लोग वो जो आइडियाज़ हम लोगों के पास है वो तो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में ये डिफरेंस हमेशा आता है। जिस भी बड़े आविष्कारक ने कुछ बड़ा आविष्कार किया है उसने एक दिन में नहीं किया है। आपने कहानी सुनी होगी थॉमस अल्वा एडिसन की कि 10,000 बल्ब बनाने के बाद वो परफेक्ट इनकैंडेसेंट बल्ब बना था जो हम लोग यूज़ करते थे। तो भले थ्योरी कुछ भी कहती हो, आपको बार बार उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ये देखना होगा कि क्या गलती रह गई। कई बार होगा उस प्रिंसिपल या उस आइडिया में वो प्रैक्टिकल गलती नहीं निहित थी,
तो वो जो निहित नहीं था वो आपको खुद से इम्प्लीमेंट करते टाइम ही देखना पड़ेगा कि क्या गलती थी जिसकी वजह से ये चीज़ रह गई। और उसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आइडिया के अनुसार आपने क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की, फिर क्या दिक्कतें आई उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, अब जो दिक्कतें आई उनका क्या निवारण हो सकता है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको देखने पड़ते हैं, तब जा करके वो आइडिया जो है वो एक हकीकत में बदलता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक आइडिया होता था किसी पॉलिटिशियन ने आइडिया दिया होगा कि हम चाहते हैं हर गरीब को खाना मिले। अब ये एक आइडिया है, लेकिन आज जो आप देखते हैं जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, राशन कार्ड से जो राशन मिलता है वो कैसे मिलता है, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया ताकि हर किसान से लिया जाए जो भी खाद्यान्न है उसको एक सिस्टम के तहत ट्रांसपोर्ट करके फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाया जाए और वहां से हर एक गरीब को राशन कार्ड के माध्यम से बांटा जाए। तो एक आइडिया को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए इतना सारा काम एक्स्ट्रा लगता है। अब वो काम में जो भी गलतियां थी या जो भी उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका था वो डेफिनेटली आपको दिमाग से सोच करके और एनालाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सो मच।